all sweet little children. Dear children, today I am Mrs. Rashmi, your Hindi teacher. Welcome you all to my Hindi language class. Dear children, today we will continue our Hindi language lesson number 2, वर्ण विचार. देखिए बच्चों, इसका शेष जो भाग रह गया था इस अध्याय का समझने के लिए, वो आज हम समझेंगे. और इस अध्याय के शेष भाग में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की मात्राएं. देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं. यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है. अब कौन से 11 हैं ये स्वर? ये देखिए आप. अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ. ये आपके 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में. अब हम सीखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार सीखेंगे. देखिए बच्चों, स्वरों के 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं. पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर. ये 3 प्रकार होते हैं. सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर को समझेंगे. ओके, जिन स्वरों का उच्चारण में सबसे कम समय लगे या इकाई एक मात्र काल के समान समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं. ये संख्या में 4 होते हैं. अ, ई, उ, रे. अब देखिए, यानी जिन स्वरों को बोलने में, ये जो स्वर थे, अभी हमने जो 11 स्वर समझे थे, उनमें से 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं. उन्हीं में से जो 11 अभी स्वर हमने आगे समझे थे, उन्हीं में से 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं. अब ये ह्रस्व स्वर क्या हैं? जिनके उच्चारण में, मीन्स जिनको बोलते समय सबसे कम समय लगे, इकाई एक मात्र काल का समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं. ये संख्या में कितने हैं? 4 होते हैं. देखिए, आप खुद बोलकर देखिए कितने कम समय में ये हम बोल सकते हैं. अ, ई, उ, रे. तो ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर. और ये संख्या में 4 होते हैं. ये भी आपको याद रखना है. ओके. दूसरा है आपका दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर में देखिए आप, दीर्घ जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है. इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना, यानी जो अभी हमने ह्रस्व स्वर सीखे थे उनसे दुगना यानी डबल टाइम लगे, दुगना समय लगता है बोलने में, या 2 इकाइयों का समान समय लगता है. जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ. आपको पता है, बोलते में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने अभी ह्रस्व स्वर सीखे थे उनसे डबल समय इनमें लग रहा है बोलने में, उच्चारण करने में, मीन्स बोलने में. तो ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं. तो आपको समझ में आ गया दीर्घ स्वर, कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे यानी डबल टाइम लगे, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं. और ये संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. ये कितने हैं? 7. और ह्रस्व स्वर कितने थे? 4. ओके. नेक्स्ट है आपका प्लुत स्वर. जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना या 3 इकाइयों के समान समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं. अब देखिए, जो आपका ह्रस्व स्वर जो हमने सबसे पहले सीखा था, उससे 3 गुना समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में, बोलने में, उच्चारण करने में. जैसे देखिए, ये जो नीचे शब्द लिखा है, हम इसको बोलते हैं तो इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा. आप देखिए, ओम. आप बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा. ओके. नेक्स्ट देखिए हम क्या सीखेंगे. स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा के रूप में भी. उनके दोनों रूप इस प्रकार हैं. हम उनके दोनों रूप सीखेंगे कि मूल रूप में मात्रा कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं और मात्रा के रूप में कैसे करते हैं. देखिए, फर्स्ट कॉलम में आपके स्वर लिखे हैं, सेकंड कॉलम में आपकी मात्रा लिखी हुई है, मूल रूप में थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है कि मूल रूप में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और फोर्थ कॉलम में लिखा है आपका मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे कर सकते हैं. और ये देखिए, स्वर आपका पहला स्वर लिखा हुआ है अ, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है. लेकिन हम आ का प्रयोग करके अगर मूल रूप में प्रयोग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अनार. यानी जो हमारा पहले लिखा हुआ है स्वर, उसी को हम मूल रूप में
कैसे यूज करेंगे, अनार। लेकिन जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो आ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, तो हम सिंपल लिखेंगे फल। तो मात्रा के रूप में क्या लिखा हमने, फल, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा स्वर है आपका आ, जिसकी एक लाइन होती है मात्रा। तो अगर हम इसको मूल रूप में लिखेंगे, जैसा आ लिखा हुआ है वैसे ही अगर हम मूल रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे आम। और अगर हम इसकी मात्रा यूज करेंगे तो हमने क्या लिखा, चाचा। दोनों वर्ण पे इसकी मात्रा आ गई आ की। नेक्स्ट है आपका ई, छोटी ई जो बोलते हैं हम लोग, ई से इमली। अगर हमने मूल रूप में लिखा तो इमली लिखा, लेकिन हम अगर ई की मात्रा लगा के मात्रा के रूप में लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा कहाँ से लगती है, वर्ण के आगे से लगती है, तो हम लिखेंगे किताब। अब देखिए ई की मात्रा जो कि वर्ण के आगे से लगी हुई है, तो ये है मात्रा के रूप में। नेक्स्ट है आपका ई। अगर हम इसको मूल रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ईख, क्योंकि जैसा यहाँ पर ई बना हुआ है बड़ा ई, वैसे ही हमने लिख दिया ईख। लेकिन जब हम इसकी मात्रा का यूज करेंगे तो मात्रा इसकी लगती है वर्ण के पीछे से, तो हमने लिखा धरती। तो वर्ण के पीछे से हमने मात्रा लगाई है इसमें, देखिए। नेक्स्ट है आपका उ, जिसको आप छोटा उ बोलते हो, छोटे उ से उल्लू बोलते हो, उ, उल्लू। अगर हमने मूल रूप में लिखा तो हमने उ को उ लिखा, इसकी मात्रा यहाँ पे यूज नहीं की है हमने। उ जैसा हमारा स्वर में लिखा हुआ है वैसा ही हमने मूल रूप में यूज किया है, तो उल्लू लिखा हमने। लेकिन जब हम इसकी मात्रा यूज करेंगे तो मात्रा इसकी लगती है वर्ण के नीचे, देखिए, पुजारी। तो ये छोटे उ की मात्रा है आपकी। तो मूल रूप में और मात्रा के रूप में हम कैसे यूज करते हैं ये आप सीख लीजिए अच्छे से। देखिए नेक्स्ट है आपकी ऊ से अगर हम मूल रूप में लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है स्वर वैसे ही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऊन। लेकिन ऊ की मात्रा कैसी होती है, जो मात्रा लगी हुई है वो देखिए आप घूमी हुई नीचे की तरफ होती है, वर्ण के नीचे की तरफ हम लगाते हैं, तो हमने लिखा धूल। तो ये मात्रा के रूप में लिखा हमने धूल। नेक्स्ट है आपका रे। रे की मात्रा देखिए ऐसे घुमा के नीचे लगाई जाती है, आप कॉलम में देख सकते हैं। अगर हम मूल रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ऋषि, लेकिन अगर ऋषि की री की मात्रा हमने लगाएंगे तो देखिए मात्रा अगर हम लगाएंगे तो हम शब्द लिखेंगे ग्रह, क्योंकि री की मात्रा नीचे ऐसे घुमा के लगाते हैं, जैसा कि आप इसमें कॉलम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ए। अब अगर मूल रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे एक, और अगर ए की मात्रा लगा के लिखेंगे तो हम लिखेंगे मेंढक, क्योंकि इसकी एक मात्रा ऊपर लगती है वर्ण की। दूसरा है आपका ए, जिसको आप बड़ी ए से ऐनक बोलते हो। तो अगर मूल रूप में लिखेंगे तो हम इस पे वो मात्रा नहीं लगाएंगे जो लगनी चाहिए, क्योंकि हम मूल रूप लिख रहे हैं, इसका जो है उसका रूप वही लिख रहे हैं, तो ए से ऐनक। लेकिन जब हम मात्रा के रूप में यूज करेंगे तो मात्रा इसकी दो मात्रा लगती हैं वर्ण के ऊपर, तो हम इसकी लिखेंगे बैल। नेक्स्ट है आपका ओ। अगर हम मूल रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ओ से ओखली। अगर हम इसको मात्रा के रूप में लिखेंगे तो इसकी मात्रा लिखेंगे डोरी। ओ, ये आपका बड़े ओ से औरत होता है ना, औरत बोलते हैं आप, बड़े ओ से औरत। तो मूल रूप में लिखेंगे तो औरत, और मात्रा के रूप में कौआ, यानी इसका मूल रूप में भी वही मात्रा है और मात्रा के रूप में भी वही मात्रा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं इस अध्याय में। स्वरों की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे व्यंजन हैं उनमें स्वरों की मात्रा ही लगती है। देखिए आपके स्वर लिखे हुए हैं, जो 11 स्वर हैं, 11 स्वर जो आपके हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ। नेक्स्ट कॉलम में लिखी हैं आपकी मात्राएं, कि इनकी मात्रा क्या होती हैं, जो हमारे ये स्वर लिखे हुए हैं उनकी मात्रा कैसे लगती हैं, और उसके बाद उनको यूज करके उदाहरण भी बताए गए हैं। तो देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम उदाहरण में लिख सकते थे कल, जल, मल। ओके, आ की मात्रा होती है एक लाइन, तो हमने उदाहरण में लिखा मामा। ई की मात्रा जो छोटी ई होती है उसकी मात्रा आगे से लगती है वर्ण के आगे से, तो हमने लिखा दिल। ई, बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है, तो हमने लिखा पीली। उ की मात्रा छोटे उ की मात्रा से हमने लिखा सुन। ऊन, तो ये बड़े उ की मात्रा है, तो हमने लिखा फूल। ये आप गौर से देखिएगा कि ये मात्राएं लगती कैसे हैं। रे की मात्रा से हमने लिखा ग्रह। ए की मात्रा से हमने क्या लिखा, केला। बड़ी ए की मात्रा से पैसा। ओ से जो छोटे ओ की मात्रा है उससे हमने लिखा मोर, और जो बड़ा ओ है उससे हमने लिखा कौआ। तो ये मात्राएं भी आपको याद रखनी है, ओके, कि किसकी मात्रा कैसे लगती है।
अब नेक्स्ट है आपका, देखिए आयोगवा। बहुत से स्टूडेंट थे, उनको कंफ्यूजन था कि ये जो हम स्वर मैंने बताए थे अ से लेकर औ तक, उसके बाद अंग और अह, ये दोनों वर्ण लिखे हुए आते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि सारे स्वर बता रहे थे बहुत से स्टूडेंट, वो सारे स्वर नहीं होते हैं, केवल 11 स्वर हैं आपके, 11 स्वर हैं। ये जो 2 हैं आपके अंग और अह, ये क्या हैं, ये देखिए, ये होते हैं आपके आयोगवा वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें आयोगवा कहते हैं। यानी ना तो वो स्वर हैं और ना ही वो व्यंजन है, वो क्या है, आयोगवा हैं। वो स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। देखिए आप यहाँ पर अंग, और ये चंद्रमा बिंदी वाला भी शब्द वर्ण है आपका, और अह, ये क्या है, आयोगवा वर्ण है। देखिए इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं, ये भी आप देख लीजिए। अनुस्वार, एक बिंदी होती है अनुस्वार की, ठीक है। चंद्र बिंदु, हाफ सर्कल, जैसे चंद्रमा होता है ना, वैसे हाफ सर्कल बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, वो होता है आपका चंद्र बिंदु। और विसर्ग, शब्द के पीछे 2 डॉट, इस तरीके से देखिए आप। अनुस्वार की मात्रा एक बिंदी, चंद्र बिंदु चंद्रमा की तरह बनाकर ऊपर बिंदी, और विसर्ग शब्द के पीछे 2 डॉट। अब देखिए इनको डिटेल में सीखेंगे हम। देखिए अनुस्वार, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी जब हम इन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा सिर्फ हमारे नाक से निकलेगी, नोज से निकलेगी, तो वो क्या है, हमारे अनुस्वार कहते हैं उनको हम। इसका चिन्ह केवल एक बिंदी होती है, जैसे डंडा, हंस, गंगा, ये क्या है, अनुस्वार। क्या है ये, अनुस्वार। जो हम अंग बोल रहे थे ना, वो अनुस्वार है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुस्वार भी क्या था, हवा नाक से केवल निकल रही थी, लेकिन जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, मुंह, अंगूठा, दांत, गांव इत्यादि। ये क्या है आपके, अनुनासिक। अभी नेक्स्ट है आपका विसर्ग। जिस आयोगवा ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। यानी हमने अगर शब्द में ये पीछे लगे हुए हैं विसर्ग, तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ह की तरह करेंगे। आप देखिए, जैसे प्रातः, ह बोला ना हमने, हमारे ये देखिए शब्द के पीछे 2 डॉट लगे हुए हैं। प्रातः, फलतः, अतः इत्यादि। तो विसर्ग क्या है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि पीछे आती है, उन्हें हम कहते हैं विसर्ग। तो ये जो बस शब्द के पीछे 2 डॉट लगे हुए हैं, वो क्या है आपके, विसर्ग। Dear children, I hope you all have understood these topics very well. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको हिंदी व्याकरण का जो हमारा अध्याय 2 है, वर्ण विचार, उसके माध्यम से जो भी समझाया है वो आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।